आज मेरी शादी की पहली रात थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल बेचैन था। कमरे के भीतर मेरी दुल्हन बैठी थी और मैं बाहर हॉल में चुपचाप सोफे पर बैठा सोच रहा था। मेरी उम्र 26 साल थी और आज शादी होना किसी सपने जैसा होना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। यह घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुँह बोली मौसी का था, जिनके पति का वर्षों पहले देहांत हो चुका था। मेरी माँ के जाने के बाद वही मौसी मुझे अपने बेटे की तरह अपने घर ले आई थी और पिछले 3 साल से मैं यहीं रह रहा था। उसके साथ उनकी छोटी बेटी भी रहती थी, जिसे मैं हमेशा एक बच्चे की तरह ही समझता आया था। समय कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला और वही बच्ची आज मेरे साथ विवाह के बंधन में बंध चुकी थी। यह सोच मेरे लिए बहुत भारी थी। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी कम उम्र में किसी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाए। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह एक मासूम और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी उम्र मेरे मन में लगातार सवाल खड़े कर रही थी। अगर वह कुछ साल और बड़ी होती तो शायद हालात अलग होते। यह शादी मैंने किसी खुशी या लालच में नहीं, बल्कि मौसी की भावनात्मक मजबूरी और दबाव में आकर स्वीकार की थी। उस रात मैं कमरे में नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए उस समय सबसे ज़रूरी था यह सही फैसला लेना, जल्दबाजी नहीं। मैं जानता था कि रिश्ते सिर्फ रस्मों से नहीं, समझदारी और सही समय से निभते हैं। और उस रात मैंने खुद से यही वादा किया कि किसी भी कीमत पर मैं किसी की मासूमियत या भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। मैंने मासी से साफ कह दिया था कि मैं अभी सिर्फ रस्में निभा सकता हूँ, लेकिन असली जिम्मेदारी और साथ रहने की शुरुआत तब होनी चाहिए जब रागिनी समझदार और कानूनी रूप से वयस्क हो जाए। मेरा इरादा था कि मैं कुछ समय के लिए बाहर चला जाऊँ, काम करूँ और जब सही वक्त आए तभी आगे की ज़िंदगी शुरू हो। लेकिन मासी ने विदाई आज ही करने का जिद पकड़ ली, जो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हम पहले से ही एक ही घर में रहते थे। असल में मेरी बात यह थी कि रिश्तों की असली शुरुआत अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसे गलत और कानून अपराध मानता था। यही सोच मुझे भीतर से डरा रही थी, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मेरा भविष्य बर्बाद हो सकता था। इन्हीं उलझनों में मैं हॉल में बैठा था कि मासी बाहर आई और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं अभी तक कमरे में क्यों नहीं गया। मैं कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया और तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और भावनाओं में बहकर ऐसी बातें कह दी जिनसे मैं और परेशान हो गया। मजबूरी में मुझे कमरे की ओर जाना पड़ा। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि रागिनी चुपचाप बैठी थी, सिर झुकाए, पूरी तरह घबराई हुई। उस पल मुझे बेहद अफसोस हुआ कि एक नासमझ उम्र में उसे इस स्थिति में डाल दिया गया है। मैंने वहीं मन ही मन तय कर लिया कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाती, मैं उसके साथ किसी भी तरह का पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाऊंगा। मैं उसके पास खड़ा रहा, लेकिन कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि उस समय सबसे ज़रूरी था उसकी सुरक्षा और भविष्य। उस कमरे में मेरे लिए कोई उत्सव नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी, डर और यह संकल्प था कि मैं किसी भी हाल में गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मेकअप से उम्र नहीं बदलती, यह बात मैं बार बार खुद को समझा रहा था, क्योंकि वह बच्ची ही थी और मैं उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया, लेकिन उसने मासूमियत से कहा कि सोफ़ा छोटा है और मुझे तकलीफ़ होगी, इसलिए बेड पर ही सो जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भी उसमें समझदारी झलक रही थी। आखिरकार मैं वापस लेट गया, लेकिन आंखें बंद होने के बावजूद नींद नहीं आई। मैंने उससे कहा कि वह भारी कपड़े बदलकर आराम से सो जाए और कुछ देर बाद वह चुपचाप पास आकर लेट गई। मेरी पूरी रात मैं बेचैन रहा, बार बार करवट बदलता रहा और खुद को समझाता रहा कि मुझे हर हाल में दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि यह सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी गलत होता। सुबह देर से आँख खुली, रागिनी अभी सो रही थी और मैं बिना शोर किए घर से बाहर निकल गया। दिन भर नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन मन में यही उथल पुथल चल रही थी कि आने वाले साल में इस हालात को कैसे संभालूंगा। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं मौसी से साफ बात करूंगा और कहूंगा कि जब तक रागिनी बालिग नहीं हो जाती, हमारा रहना अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कीमत पर मैं उसकी ज़िंदगी या अपना भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। रागिनी मेरी नज़रों में हमेशा एक बच्ची की तरह ही
रही है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। पिछले 3 सालों से मैं इस घर में ऐसे रहता था जैसे दिखता ही ना हूँ। दिन भर बाहर काम की तलाश में रहता और बस खाने या सोने के वक्त घर लौटता। मासी जब भी कोई ज़रूरी काम होता, जैसे बिल जमा करना या सामान लाना, तभी मुझे बुलाती थी। नौकरी भले पक्की नहीं मिली, लेकिन मैं छोटे मोटे काम करता रहा ताकि कुछ पैसे जमा कर सकूं और भविष्य में अपना काम शुरू कर सकूं। मौसी के घर मुझे सम्मान और सहारा मिला, जबकि मामा के घर अपमान के सिवा कुछ नहीं। इसी बीच एक दिन मासी की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने मुझसे ऐसी जिद कर दी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वे अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहती हैं। मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि यह बात न तो नैतिक रूप से सही थी और न ही कानूनी। उम्र का फ़र्क और हालात मुझे रोक रहे थे, लेकिन मासी के एहसान, उनकी बीमारी और डॉक्टरों की सख्त हिदायत की उन्हें कोई सदमा ना दिया जाए, इस सब ने मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं न पूरी तरह इनकार कर पा रहा था और न ही हाँ कहने की हिम्मत जुटा पा रहा था, क्योंकि एक तरफ उनका दिल था और दूसरी तरफ सही गलत की साफ लकीर, जिसे मैं किसी भी कीमत पर पार नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने साफ इनकार किया तो शायद उनका दिल टूट जाता था या मुझे घर से अलग होना पड़ता, जिसकी हिम्मत मुझ में नहीं थी। बहुत सोचने के बाद मैंने भारी मन से शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन मेरी शर्त यही थी कि असली जिम्मेदारियों की शुरुआत कई साल बाद ही हो, जब हालात और उम्र दोनों सही हों। मगर मासी की आशंकाएं ख़त्म नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं भविष्य में मैं बदल ना जाऊं और उनकी बेटी असुरक्षित न रह जाए। उनकी बातों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मेरे पास न अपना घर था, न स्थिर कमाई और न ही किसी और रास्ते की साफ तस्वीर। हालात, एहसान और डर के बीच मैंने इसे अपनी किस्मत मानने की कोशिश की, लेकिन भीतर से मैं यही तय करता रहा कि जब तक सब कुछ कानूनी और नैतिक रूप से सही नहीं होता, मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करूँगा। मुझे यह भी लगता था कि समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं। शायद हालात सुधरें, शायद रागिनी खुद आगे चलकर अलग फैसला करें और तब यह उलझन अपने आप सुलझ जाए। उस दौर में मेरा एक ही संकल्प था, किसी भी कीमत पर किसी का भविष्य खतरे में नहीं डालना और सही वक्त का इंतज़ार करना। रागिनी ज़्यादातर समय सोशल मीडिया में उलझी रहती थी और शायद रिश्तों को लेकर उसकी समझ उम्र से पहले बन गई थी, जबकि वह अभी पढ़ाई के दौर में थी और उसे सबसे ज़्यादा देखभाल और मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। मुझे महसूस होने लगा था कि वह भावनात्मक रूप से उलझन में है और मेरे व्यवहार को गलत तरीके से समझ रही है, जबकि मेरी कोशिश सिर्फ दूरी और सही सीमाएं बनाए रखने की थी। साथ रहने की मजबूरी में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा और मैं भीतर से डरने लगा कि कहीं गलत हालात और बिगड़ ना जाएं, क्योंकि यह मामला नैतिक ही नहीं, कानूनी तौर पर भी बेहद नाजुक था। एक दिन जब स्थिति मेरे लिए असहनीय हो गई तो मैंने सख्ती से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में मेरी भाषा कठोर हो गई और मैं घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया ताकि हालात शांत हो सके। जब वापस लौटा तो मासी बहुत परेशान थी और रागिनी भी चुप सी और अस्वस्थ लग रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा समाधान नहीं होता। इतनी नाजुक उम्र में डांट नहीं, समझ और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। मैंने मन ही मन तय किया कि आगे से किसी भी स्थिति को शांति से, बातचीत और स्पष्ट सीमाओं के साथ संभालूंगी, ताकि किसी का भविष्य और सम्मान खतरे में ना पड़े। उस दिन कमरे में गया तो रागिनी चुपचाप अपना तकिया उठाकर सोफे की ओर बढ़ने लगी। शायद मेरे गुस्से वाले शब्दों से डर गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उसे रोककर माफ़ी मांगी, क्योंकि उस नाजुक उम्र में उसे डांट नहीं, भरोसे की ज़रूरत थी। उसने रोते हुए अपनी असुरक्षा जाहिर की और मुझे समझ आया कि हालात ने उसे भीतर से तोड़ दिया है। समय बीतने के साथ घर का माहौल और भारी होता चला गया। मासी की तबीयत बिगड़ती गई और अचानक उनके चले जाने से जिम्मेदारियों का पूरा बोझ मुझ पर आ गया। इसी बीच रागिनी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ी और डॉक्टर से सलाह ली गई, जहाँ मुझे ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उस पल गुस्सा, हैरानी और पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़े, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आया कि दोष ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है सही कदम उठाना। मैंने खुद को संभाला और तय किया कि अब भावनाओं में बहने की बजाय कानून, चिकित्सा और जिम्मेदारियों के रास्ते पर चलना ही एकमात्र सही विकल्प है। उस दिन पहली बार मैंने यह माना कि कुछ परिस्थितियाँ हमारी समझ से कहीं ज़्यादा जटिल होती हैं और उनका हल सिर्फ धैर्य, सच्चाई और सही फैसलों से ही निकल सकता है। उन
दिन जो सच्चाई मेरे सामने आई उसे सह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया और गुस्से व भ्रम में मैंने ऐसा फैसला कर लिया जिसका बोझ आज भी दिल पर है। मैं बिना किसी को बताए विदेश चला गया और काम में खुद को डुबो लिया, लेकिन मन को चैन नहीं मिला। समय बीतता रहा, महीनों बाद नौकरी में स्थिरता आई, फिर भी भीतर कहीं खालीपन बना रहा। 2 साल बाद जब अनुबंध खत्म हुआ और मैं देश लौटा तो असल वजह सिर्फ एक थी, यह जानना कि रागिनी ठीक है या नहीं। घर पहुंचा तो जो देखा उसने मुझे भीतर तक खिला कर रख दिया। सामने बैठी वह वही थी, लेकिन बेहद कमज़ोर और टूटी हुई। मुझे देखकर उसकी आंखों में भरोसा और दर्द का मिला जुला सैलाब उमड़ पड़ा। उस पल मुझे अपनी जल्दबाजी, अपने फैसले और अपनी चुप्पी की कीमत समझ आई। मैंने महसूस किया कि गुस्से में लिया गया कदम सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता बल्कि ज़िंदगियों पर गहरे निशान छोड़ देता है। उस दिन पहली बार मैंने ईमानदारी से माना कि भाग जाना समाधान नहीं था, जिम्मेदारी स्वीकार करना ही सही रास्ता है। उसने अपनी तकलीफ़ें सुनाई और मैं बस चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसकी हालत का सबसे बड़ा दोषी मैं खुद को मान रहा था। उसने कहा कि मेरे जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था, बस गुजारे के लिए मिलने वाली पेंशन और एक टूटा हुआ हौसला था। ज़िंदगी से उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी उसने मुझे दोष नहीं दिया और यह बात मेरे लिए सबसे भारी थी। जब उसकी तबीयत और बिगड़ती तो मैं उसे तुरंत इलाज के लिए लेकर गया और लंबे समय तक उसके साथ खड़ा रहा। उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ हालात की नहीं होती, कई बार हमारे फैसले भी किसी की ज़िंदगी को गहरे ज़ख्म दे जाते हैं। मैंने उससे दिल से माफ़ी मांगी और पहली बार भागने के बजाय जिम्मेदारी निभाने का फ़ैसला किया। समय लगा, हालात सुधरे और हमने बीते कल को सबक बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उस दिन मैंने समझा कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बल्कि भरोसे, साथ और सही वक्त पर सही फैसले लेने से बनते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। गलतियों से सीख लेकर सच और समझदारी के साथ आगे बढ़ना ही हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ज़िंदगी में गुस्से में लिया गया फ़ैसला कई ज़िंदगियों को तोड़ सकता है और सही फ़ैसला वही होता है जिसमें इंसान भागे नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी निभाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और शेयर करें ताकि यह कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो सही गलत के बीच फंसे हुए हैं और जिन्हें सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।